आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इसमें हम आज मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे कल। उसी का थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे हम मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों निकाली जाती है? ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जब मैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसके अलावा मैंने अगर सिंगल यूनिट भी प्रोड्यूस की है, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं जीरो से प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं और 100 यूनिट्स तक जाता हूं, है ना, तो 100 यूनिट्स तक मेरी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होगी। अब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि फिक्स्ड है इन नेचर, जो हमको हमारे ऊपर अप्लाई हो ही रही है, जैसे बिजली हो गई, वेजेस हो गए। ठीक है, वो हमारे ऊपर फिक्स्ड है। फ्यूल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में जो हमको इस्तेमाल करना है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट होगी हमारी डिफरेंट, डिफरेंस आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अब ये 100 यूनिट्स जो है, मैं अगर बोलूं कि मैं कितने टाइम पीरियड के अंदर 100 यूनिट्स को बना रहा हूं, 30 डेज के अंदर बना रहा हूं उसको, 15 डेज के अंदर बना रहा हूं उसको, या मेरा जो भी टाइम पीरियड है मैं उसके अंदर इसको बना रहा हूं। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मतलब कॉस्ट जो हमारी चेंज हो रही है, जो चेंज हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, राइट। जैसे मशीन अगर दिन रात काम कर रही है तो मशीन के ऊपर टीयर एंड वियर ज्यादा होगा, ठीक है, ब्रोकरेज ज्यादा होगा उनका। तो ये, और अगर मुझे जल्दी किसी काम को करके देना है तो मैं क्या करूंगा? वर्कर्स ज्यादा लगाऊंगा, मार्केट से ज्यादा वेज देकर वर्कर्स को लूंगा, एम्प्लॉय करूंगा। तो ये होगी हमारी, क्या होगी? ये हमारी होगी वेरिएबल कॉस्ट। आपको बस ये समझना है कि प्रोडक्शन में दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे कुछ खर्चे डिफाइन होते हैं, नियमित होते हैं, वो खर्चे हमको बियर करने ही हैं। और वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम वेराई कर सकते हैं, मतलब उसको हम, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं टैक्सेस की, ठीक है, तो टैक्सेस में एक नियम है कि टैक्सेस हम, मैंने इस साल फाइनेंशियल ईयर में ना भर के उसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में कर दिया है, ठीक है, मैंने उससे एग्जाम्पशन ले लिया है। तो ये क्या होगा? ये हमारी हो जाएगी बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, ये हमारी चेंज हो जाएगी। वेजेस जो हैं, वेजेस एक तरह से भी वेरिएबल हो सकते हैं। नॉर्मली जब हम किसी भी फैक्ट्री को देखते हैं, तो जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो हमको अगर लेबर कम रेट में मिल रही होती है, तो हम क्या करते हैं? हम उस लेबर को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेबर जो सैलरी या वेजेस हैं, वो हमारे क्या करेंगे? वो हमारे हो जाएंगे वेरिएबल। ठीक है, पर अगर हम उसमें कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया, ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो होगी हमारी, फिक्स कॉस्ट हमारी क्या है? वेजेस है, पर उसका जो रेट है वो वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? कि मान लीजिए मुझे सैलरी देनी है, पर वो सैलरी की रेंज क्या है? वो रेंज है इन बिटवीन 300 टू 500, है ना। तो ये यहां पर वेजेस क्या हो गए? सैलरी क्या हो गई? वेरिएबल हो गई। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आप देखिए कि सैलरी जो है, वेजेस जो हैं, तनख्वाह हमको देनी है, पर वो एक तरह से वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल कैसे हो सकती है? कि 300 टू 500। नॉर्मली आज के डेट में अगर हम पैटर्न देखें किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में, क्या होता है? जितनी भी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रही हैं, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर चल रही है सैलरीज। ठीक है, आप लोग जब अपने प्लेसमेंट के स्तर पे आओगे, तो आप लोग एक चीज देखोगे कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अब इस थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है?
थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट? थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जैसे मैं बात करूं कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो वो लोग क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को पार्ट उसमें लेकर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लेती हैं, थर्ड पार्टी उनको सैलरी पे करती है, सो इट बिकम्स दैट बिकम्स थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। देखना मतलब, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो कोई भी हमारा फैक्टर जो होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का सिद्धांत, मार्जिनल कॉस्टिंग इसलिए लेकर आए हैं हम लोग कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, वो फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड भी होते हैं और फैक्टर्स हमारे वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है। जैसे अब हमने बिजली की बात करी, बिजली की बिल की बात करी, तो बिजली के बिल में क्या होता है कि बिजली का बिल अप टू सर्टेन लिमिट फिक्स्ड होता उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है ना, कि नंबर ऑफ यूनिट्स, मान लो मैंने 0 to 100 यूनिट्स लिया तो इतना बिल आएगा, 100 to 150 लिया तो इतना बिल आएगा, और XYZ वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर आए हैं हम कि हम ये जाने कि कॉस्टिंग जो होती है, जो लागत होती है, लागत भी वेरिएबल होती है। ठीक है, वो वेराई कर सकती है, वेरिएबल होती है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग कहां पर यूज होती है? जहां पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, अब जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या कहता है? जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ये कहता है कि जहां पर, जैसे मैंने कल क्या बताया था, मार्जिनल कॉस्टिंग को हम कहां पर लेकर आएंगे? जो हाई इंडस्ट्रीज में लेकर आएंगे, जैसे एविएशन इंडस्ट्री हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर आते हैं। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ये बोलेंगे कि भाई हमने एक प्लेन बनाया तो उसकी एक प्लेन बनाने की कॉस्ट आती है 800 रुपए, और 2 प्लेन बनाने की कॉस्ट आती है 1700 रुपए। क्यों आएगा डिफरेंस? ये समझने की बात है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी। इसलिए आएगा डिफरेंस क्योंकि यहाँ पर जो हम लेबर एम्प्लॉय करेंगे ना, वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको जो लेबर मिली, उस लेबर के ऊपर हमने कॉस्टिंग निकाली, या हमारे जो सप्लायर्स हुए, उन सप्लायर्स ने हमें क्या करा? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमको सप्लाई भेजी। ठीक है। अब जब हमने ये 2 प्लेन की कीमत 1700 रुपए क्यों हो गई? 2 प्लेन की 1700 रुपए कीमत ये हो गई कि जब मैंने लेबर एम्प्लॉय करी ना, तो यहां पर लेबर रेट बढ़ गया, लेबर रेट बढ़ गया। ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ गया, और ये होता है। ये कैसे हुआ? जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा है, अमेरिका ने क्या करा? आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाया। ठीक है। आपके प्रॉफिट नीचे गए, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। फिर अमेरिका ने क्या करा? 18% लेकर लेकर आया। तो आपने क्या देखा कि फिर आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और आपकी कॉस्टिंग घट जाएगी। ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को हम लेकर आते हैं। हम क्या वो देखते हैं कि हमारा जो लेबर मार्केट है, ठीक है, वो लेबर मार्केट भी डिफर करता है। जो लागत होती है वो कुछ ही चीजों में फिक्स होती है, बाकी जो लागत होती है वो हमेशा, हमेशा नहीं पर कुछ ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो डिफर कर जाती है। ठीक है। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग को हम इसलिए लेकर आए हैं। बट जैसा मैंने आपको एग्जांपल कल दिया था, जहां पर हैवी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग को नहीं निकाल सकते, है ना। वहां मार्जिनल कॉस्टिंग को नहीं निकाल सकते। हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया कि हम सिर्फ एक प्लेन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें टाइम लगता है बनाने में। पर हमने नेस्ले का एग्जांपल लिया था, हम कैडबरी बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो जो बिजली का खर्चा आएगा, जो आपके वेजेस का खर्चा आएगा, वो आपकी 10,000 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। पर प्लेन बनाने में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्पेशलाइज्ड वर्क है, ठीक है, टेक्निकल वर्क है, इसलिए वहां पर ये वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर नहीं कर सकते एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। अब एफएमसीजी प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम अपने कन्वेंस के हिसाब से मार्केट से परचेज कर लेते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या देखती है? मार्जिनल कॉस्टिंग ये देखती है कि एक सिंगल यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो यहां पर 10,000 यूनिट्स बढ़ती हैं, तो 10,000 एक भी यूनिट बढ़ाने से, है ना, मेरे प्रॉफिट के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा। क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसमें फिक्स कॉस्ट को तो सेम किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट को बदला करा हुआ है। तो नॉर्मली एक सिंपल सी लॉजिक की बात है कि जब मैं एक यूनिट को प्रोड्यूस मान लूंगा और इसको अलग मान लूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इसके ऊपर ज्यादा आएगी। यहां मान लो अगर 1 रुपए यूनिट है, ठीक है, तो यहां पर डिफर कर जाएगी, 5 रुपए पर यूनिट हो सकता है, 3 रुपए पर यूनिट हो सकता है, या 7 रुपए या 10 रुपए, क्योंकि यहां मैं सिंगल यूनिट को देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में इसलिए डिसीजन, अच्छा ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग की आवश्यकता इंडस्ट्रीज को पड़ती क्यों है, या प्रोडक्शन करते समय हमको मार्जिनल कॉस्टिंग की बच्चों जरूरत क्यों पड़ती है, मार्जिनल कॉस्टिंग हम क्यों निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा विषय वस्तु इसको जानने में है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों निकाल रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग हम इसलिए निकाल रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालते समय ही हम क्या कर सकते हैं, रियल प्रॉफिट को जज कर सकते हैं, ठीक है। अब रियल प्रॉफिट को कैसे जज कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को? मान लिया जैसे मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई या एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बनाई, तो वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के लिए जाएगी, ठीक है। और जो ये 1 यूनिट बनाई थी ना, यहां हो सकता है मेरा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाए। प्रैक्टिकली समझो इस बात को कि ये जो 10,000 यूनिट थी ये खत्म हो रही थी 31 मार्च को, और ये जो 1 यूनिट बनी है ये बनी है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो मेरी जो 1 अप्रैल को ये जो यूनिट बनी है, इसके लिए स्टूडेंट मैंने क्या करा, मार्जिनल कॉस्टिंग को मैं लेकर आया, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की हमने एडवांटेजेस तो कल कवर की थी, आज हम करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की? मार्जिनल कॉस्टिंग डिसएडवांटेजेस, है ना। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट का डिफरेंस हम ले रहे हैं और उससे हम बोल रहे हैं कि अब हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम बेसिकली प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट को एडजस्ट क्यों कर रहे हैं और नई कॉस्टिंग को क्यों खोज रहे हैं, है ना, न्यू कॉस्टिंग क्यों खोज रहे हैं? तो प्रॉफिट को एडजस्ट करना और न्यू कॉस्टिंग को हम क्यों खोज रहे हैं? तो न्यू इसलिए खोज रहे हैं हम न्यू कॉस्टिंग को क्योंकि हमको क्या करना है, टैक्सेस भरना है गवर्नमेंट को। और कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि वो टैक्सेस को अपनी पॉकेट से फिल अप करे, वो बिजनेस एक्टिविटी या जो उसके ऑपरेशन है
उसमें से पैसे को चर्न आउट करे, उसमें से प्रॉफिट को मतलब रेवेन्यू को निकाले और फिर टैक्सेस को भरे, है ना। क्योंकि अगर उसने पुरानी यूनिट के हिसाब से पेमेंट करा टैक्सेस का, सो व्हाट विल हैपन, उसको लॉस होगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस को, क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस भी बढ़ रही है। जैसे आप लोग इस चीज को देखोगे कब, 1 अप्रैल से, है ना। तो 1 अप्रैल से आप उसको देखोगे कि आपके यहाँ कई चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए होंगे या बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको टैक्सेस को जवाब देने के लिए हमारे पास बेस क्या होगा, कि हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाए। जब हमारे पास न्यू सेलिंग प्राइस आएगी तब हम अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर पाएंगे, टैक्सेस को एडजस्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है, इसका मतलब ये क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है। सेकंड आता है डिफिकल्टी इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंस आता है। कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंस क्यों आता है, किस लिए कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंस आता है। कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि इसमें हम कॉस्टिंग को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं दो अलग अलग भागों में, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं ईयर एंडिंग पर ही अपनी न्यू कॉस्टिंग निकालूं। लोगों ने जब से बजट आया है, कब से, फरवरी में बजट आया है, 1 फरवरी को, वहां से उन्होंने अपनी अकाउंट में या मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस लाना शुरू कर दिया है। डिफिकल्टी इन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, ठीक है। एक्सटर्नल रिपोर्ट और इंटरनल रिपोर्ट। एक्सटर्नल रिपोर्ट आप किसको करोगे, एक्सटर्नल रिपोर्ट आप किसको भेजोगे, गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था टैरिफ का, कि टैरिफ 50% था, अब 18% हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच का जो मार्जिन है ना 32% का, तो आपने कॉस्टिंग क्या बियर की थी और आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा था, और अब आपने 18% आपको टैरिफ लग रहा है। तो सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हमारे टैरिफ कम हो गए या हमारे, पर जब इसका एडजस्टमेंट होता है तो वो एडजस्टमेंट इट्स वेरी हार्ड। इसलिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग का उपयोग वहां पर करते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी इन टू इंक्रीज प्राइसेस, इंक्रीज प्राइसेस, ठीक है। प्रॉफिट कहां से निकलता है, प्रॉफिट निकलता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हमने 10th में भी पढ़ा था। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा हमारी कॉस्ट प्राइस से बड़ी हुई होना चाहिए, तभी हमारी प्रॉफिट निकलेगी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, जब हम एक यूनिट से काउंट करेंगे ना, तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। देखो, प्रॉफिट्स तो निकलेंगे, निकलेंगे, पर आपके मन माफिक नहीं निकलेंगे, ठीक है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 30% प्रॉफिट बनाऊंगा, पर मुझे मिला 10%, 5%, व्हाट्सोएवर। सो प्रॉफिट तो निकलेंगे, पर जो मेरे लाइकली प्रॉफिट्स थे, जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे प्रॉफिट्स इतने निकलेंगे, वो प्रॉफिट्स मेरे नहीं निकल पाए। तो यहां पर डिफरेंस आता है। तो इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस का मतलब होता है अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई करता हूं, ठीक है। नॉर्मली तो आप लोग को फाइनेंशियल कॉस्टिंग तक ही रहना है। जो सीए होते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो मार्जिनल कॉस्टिंग उनको एक सेपरेट सब्जेक्ट से वॉल्यूम्स पढ़ने पड़ते हैं, और वो उन लोगों को आता है, और इतना डीपली आप लोगों को आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। प्राइसेस, अब जो प्राइसेस हैं,
जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं राफेल का, ठीक है। फ्रांस ने क्या करा, इंडिया को राफेल बेचा, 5th जनरेशन प्लेन हमको लिया, हमने उसको खरीदा, वेल सो गुड कि हमको प्रोडक्शन नहीं करना पड़ा, और उसके लिए आउटडेटेड था, हमारे लिए आउटडेटेड नहीं था, हमारे लिए वो क्या था, लेटेस्ट था, हमारे लिए लेटेस्ट था, उसके लिए आउटडेटेड था, ठीक है। उसने अपना स्टॉक क्लियर करा, हमने उसको परचेज किया, यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग को लिया गया है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर हम क्या कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर वो बोलेगा कि अगर सेम प्लेन वो फिर से बनाने जाएगा, कौन सा, जिसको इंडिया को उसने एक्सपोर्ट किया है, तो उसकी जो 5th जनरेशन, अभी तो 9th जनरेशन चल रही है, जब इसको ये फिर से बनाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि उसको पर्टिकुलरली वो पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे, वो स्टॉक लेना पड़ेगा, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अलग एक लेबर लगाएगा, उनको वेजेस देगा जो उसमें इन्वॉल्व रहेगी, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का यूज है, ठीक है। और ये जो सो कॉल्ड डंपिंग है, ये इंटरनेशनल बिजनेस में होती रहती है, इट्स वेरी कॉमन कि इंटरनेशनल बिजनेस में चीजें होती रहती हैं, ठीक है। हम भी जो हमसे कम डेवलप कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, जैसे अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, तो अमूल साउथ अफ्रीका गया है, तो ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, ये एडजस्ट होता रहता है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का यहां पर यूज होता है। इंक्रीज इग्नोरेंस ऑफ टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर इग्नोर, ठीक है, टाइम फैक्टर इग्नोर। अब टाइम फैक्टर इग्नोर कहां पर होगा, टाइम फैक्टर का क्या मतलब होता है, टाइम फैक्टर का ये मतलब होता है कि मुझे ऐसी इंडस्ट्रीज में उसको नॉन मार्जिनल कॉस्टिंग को हम यूज नहीं कर सकते जहां पर टाइम फैक्टर लगता हो। टाइम फैक्टर जैसे हमने एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाए जो फास्टली कंज्यूम होते हैं, जिनका प्रोडक्शन हमको फास्टली करना होता है, पर जैसे हमने ये एविएशन इंडस्ट्रीज लिया, डिफेंस इंडस्ट्री लिया, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वहां पर टाइम मैनेजमेंट हो रहा हो, क्यों नहीं हो रहा होगा, जैसे हम एग्जांपल करें कि अभी यूपी में प्लांट लगा ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन प्लांट लगा, ठीक है, वहां ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको 1 महीने में एक ब्रह्मोस मिसाइल बनानी है, राइट, ये नहीं बोला जा रहा है कि 1 महीने के अंदर आप एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाओगे, बट कैडबरी बोलेगा कि उसको 10,000 कैडबरीज की जरूरत है 1 महीने के अंदर, है ना। तो यहां पर टाइम का इग्नोरेंस होता है, इस इंडस्ट्री में टाइम का मतलब नहीं होता, जहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग को हम यूज करते हैं। सिक्स्थ आता है अननेसेसरी, अननेसेसरी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता तो फिर हमको क्यों, हम इसको यूज करेंगे। वो इसलिए यूज करेंगे कि आपको अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसका कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग का आप एग्जांपल उसको समझा सकते हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अननेसेसरी मतलब ये है कि दूसरी, जो मैंने क्या करा ना, मैंने अपने प्रोडक्शन को रोका और उसको चेक करा और फिर उसका वेरिएशन देखा कि टोटल कॉस्ट टोटल प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो डिसएडवांटेज में या लिमिटेशन में हम इसको बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अननेसेसरी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है, तभी आपकी बिजनेस की साइकिल चलती है, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली यही होता है कि फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलता है, पर कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हमको टेक्नोलॉजी का अपडेशन करना होता है,
ठीक है। जैसे आपकी मोबाइल्स हो गए, अभी जैसे सैमसंग का या आपके आईफोन में जो मॉडल्स आ रहे हैं, जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है, जो टेक्निकल गैजेट्स हो गए, तो यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के दम पर ही प्रॉफिट्स को ले सकते हैं, मार्केट से सेलिंग प्राइस को चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी तो अपडेटेड है पर हमारी कॉस्टिंग पुराने मोबाइल से कम है, तो वो तो हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो पर हमने लेटेस्ट अब लेटेस्ट वर्जन मोबाइल का लेकर आए हैं, तो जब हम लेटेस्ट वर्जन लेकर आए हैं तो आप जैसे मोबाइल की शॉप पर जाते होगे, मांगते हो, तो वो क्या बोलता है, एक्सक्यूज देता होगा आपको, वो बोलता होगा कि सर ये मोबाइल तो अब आना बंद हो गया है या इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, ठीक है। इसलिए इसका यूज जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज करती हैं, एविएशन इंडस्ट्रीज करती हैं, ठीक है, जहां पर टाइम फ्रेम नहीं होता और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, या फिर हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग को हम कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल या जॉब कॉस्टिंग भी बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग, है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल या जॉब, इसका मतलब ये होता है कि मैं प्रोडक्शन तभी कर पाऊंगा जब मेरा पुराना प्रोडक्शन पूरा हुआ हो, उसका जॉब पूरा हुआ हो, उसकी प्रोसेस पूरी हुई हो, तभी मैं प्रोडक्शन आगे कर पाऊंगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को लेने का यही मतलब है। और मार्जिनल कॉस्टिंग ये इंडस्ट्रीज इसलिए लेती हैं क्योंकि इनके ऊपर टैक्स, आप ये देखोगे कि ये जो इंडस्ट्रीज जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, जिक्र किया है, इनके ऊपर टैक्सेस भी सबसे ज्यादा लगते हैं, है ना। आपका अगर मैं बात करूं एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए जिनको आमतौर पर लोग यूज करते हैं, नमक हो गया, चीनी हो गई, और तेल हो गया, साबुन हो गया, तो यहाँ पर टैक्सेस हमेशा गवर्नमेंट कम लगाती है, ठीक है, या उनको सेम रेट में लगाती है। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म होता है। हैव अ नाइस डे। कल फिर हम मिलते हैं।